और वहाँ पर मेरा रेप किया। उसके बाद मुझे वहीं रोड पे ही मरने के लिए छोड़ दिया। मैं खुद को कंट्रोल करके बैठी हूँ। आप ऐसे मत करो वरना मैं भी इमोशनल हो जाऊंगी। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं नीलम आज फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आई हूँ और लाई हूँ माँ जयंती को, जो है किन्नर अखाड़े की महंत। तो जयंती माँ, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं तो कहती हूँ थैंक यू आपको कि आप हमारे यहाँ आए, आपके चरण यहाँ पड़े। कहते हैं कि संतों के दर्शन कभी कभी होते हैं और हाँ। हमें घर बैठे संतों के दर्शन हो रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य ही है। सब प्रभु की इच्छा होती है ना। हमारे इष्ट हैं महाकाल, उनकी इच्छा होती है। माँ भगवती कालका रानी की इच्छा होती है, तो उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ। तो मेरा यहाँ पहुँचना भी उनकी इच्छा से ही हुआ है। थैंक यू माँ, आप आए, मुझे आपके दर्शन हुए। मैं आपको हमेशा ऑनलाइन देखती थी और जब आप लाइव में दूसरे उनके साथ जुड़ते थे तो मैं सोचती थी कि आपसे कभी मिलूंगी, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर ही आ गए हो। मतलब मेरे स्टूडियो में आ गए हो। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो। मैं बहुत टाइम से आपको देखती थी। सच बताऊं, ये मेरा सपना था कि मैं आपको नजदीक से देखूं। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ खास है नहीं, मगर नहीं। मुझे लगता है मैं भी एक सामान्य मनुष्य की तरह ही हूँ। नहीं, देखो, है ना? जो भगवान के साथ जुड़े होते हैं ना, उनके साथ बहुत मुश्किल से जुड़ने को मिलता है। संसारिक संसार में रहते हुए तो बहुत कम। हाँ। तो मैं आपसे जुड़ गई हूँ, आपसे मिल गई हूँ, तो मेरा सौभाग्य ही है। तो माँ, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ रहती हैं और आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं रहती हूँ फिलहाल इंद्रपुरम गाजियाबाद में, जो कि दिल्ली के बहुत करीब है। वैसे तो यूपी में पड़ता है गाजियाबाद, लेकिन एनसीआर कह सकते हैं। वहाँ पे मेरा घर है। मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंसेस में। मैं पिछले 14 साल से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हूँ। इनिशियली आई वर्क विथ कंपनीज लाइक जनरल इलेक्ट्रिक्स, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, सत्यम कंप्यूटर्स उस ज़माने का, टेक महिंद्रा है, तो उसमें भी मैंने किया था। तो फिलहाल मैं एक मल्टीनेशनल बैंक में प्रोडक्ट मैनेजर की पदवी पे हूँ। मैं एक 18 बच्चों के टीम को हैंडल करती हूँ। उसके अलावा मैं किन्नर अखाड़े की महंत हूँ। मेरी गुरु है आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ। अखाड़े से मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद गुरु ने मुझे परखा, उन्होंने मुझे देखा, मेरी पूजा साधना सब कुछ देख समझने के बाद मुझे 2.5 साल पहले महंत की पदवी दी। अच्छा, आपको 2.5 साल पहले महंत की पदवी मिली है, पर मुझे पता भी चला है जब आपकी इनके साथ फोटो आने लगी ना। हाँ। मैंने तब ज़्यादा फिर सर्च किया। हाँ। ये क्या हुआ था, मैं ऑफिस की तरफ से ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया था चेन्नई। तो मैं चेन्नई में थी, तो उस समय मुझे पदवी मिली थी। पदवी मिलने के बाद मैं 1 साल तक चेन्नई में थी। वहाँ रह के अपनी पूजा साधना करती थी, ऑफिस संभालना, ये सब कुछ मैं कर रही थी। मुझे पिछले साल लास्ट ईयर नोएडा ब्रांच में वापस मेरा ट्रांसफ़र हुआ। मैं यहाँ पे आई, तब मैं रेगुलरली लक्ष्मी माँ से ज़्यादा मिलना जुलना होता था, क्योंकि मैं बार बार आ नहीं सकती थी चेन्नई से। अब मेरा ज़्यादा उनसे मेल झोल कह सकते हैं, या फिर मिलना जुलना ज़्यादा हो रहा है। अदरवाइज़ मैं सिर्फ फ़ोन में ही बात करती थी गुरु से। कभी संडे हो गया, जब भी हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी मुझे समय मिले, उनको समय मिले, क्योंकि लक्ष्मी माँ भी बहुत बिजी रहती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो मैं यही सोचती थी कि गुरु को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करूँ, बिकॉज शी इज़ अ वेरी बिजी पर्सन। वो एक हाई प्रोफाइल की सेलिब्रिटी हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इस वजह से। लेकिन अब जब यहाँ आ गई हूँ, मेरा हर रोज़ माँ से मिलना होता ही है। तो वो दिल्ली रहती हैं? हाँ, हम लोग साथ में ट्रैवल भी करते हैं। मेरा सौभाग्य है, मैं उनके करीब हूँ। हम लोग साथ में जितना हो सके, मैं चाहती हूँ कि गुरु का सानिध्य मिले, तभी तो गुरु से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब हम लोग बाहर बैठे थे, आप बता रहे थे कि आप इतने हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, ये सब कुछ गुरु की ही वजह से होता है ना। जब आप एक गुरु का आपके सर पे हाथ होता है तो उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मुझे भी लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ गुरुओं की वजह से हूँ।
तो चलो आपने मेरी कुछ धारणाएं बदल दी। कुछ लोग थे जिन्हें मैं गुरु धारण करना चाहती थी, पर आपने वहाँ से मेरी धारणा थोड़ी बदल दी है कि गुरु बहुत सोच समझ कर ही मुझे बनाना चाहिए। हाँ, क्योंकि गुरु जीवन में जो बन जाते हैं ना, वो छूटते नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि पानी पियो देख के और गुरु भी बनाओ देख के। तो देख समझ के ही गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को गुरु बना लेते हो फिर वो जीवन भर आपके गुरु ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरु तत्व हरदम आपके साथ ही चलता है, तो वो छूटते नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो। किसी समय तो उनको गुरु बोला था, गुरु माना था, तो वो हरदम गुरु तत्व तो आपके साथ ही चलता है। इसीलिए सोच समझ के ही गुरु बनाना चाहिए। ट्रांसजेंडर होना आपके लिए संघर्ष था या शक्ति? संघर्ष तो होता ही है। शुरुआत में आसान नहीं था। जब मैंने 10वीं कर ली थी, 10वीं तक मेरे घर वालों ने पढ़ाया, बिकॉज़ मैं भी कोई बड़ी रिच फैमिली से नहीं हूँ। हम लोग भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे पापा मेरे बचपन में डेली वेजेस पे काम करते थे, मतलब आज जॉब गए तो पैसा लेके आएंगे, तो वो पैसे से ही घर में खाना बनेगा। अगर नहीं गए तो उस दिन भूखे सोएंगे। हमारा ऐसा सिचुएशन था। बचपन हमने ऐसे देखा। हम लोग कपड़ों के लिए तरसे, हम लोग जूतों के लिए तरसे, चप्पल पहनने के लिए, लोगों की चप्पलें देख के, लोगों के कपड़े देख के हम लोग तरसते थे। मैं और मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी दीदी हैं, हम लोग दूसरों को देख के तरसा करते थे। ऐसे समय देखा। फिर 10वीं ख़त्म होने के बाद बड़ी मुश्किल से 10वीं तक पढ़ाया माँ बाप ने। उसके बाद बोले कि आपको काम करना पड़ेगा और घर में फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी टाइम पे मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। तो शादी के टाइम बहुत खर्चा और कर्जा होता ही है। हाँ, चाहे कितने भी अमीर हों, कर्जा होता ही है बेटी की शादी में। कर्जा हो गया था, और वैसे भी हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो वो कर्जे की वजह से मुझे बोला गया कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तब मैंने अपनी 10वीं के बाद पढ़ाई रोक के मैंने काम करना शुरू किया। कपड़ों की दुकान में मैं काम करती थी। मेरा काम था जैसे ही दुकान खुले झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और मेरी सैलरी थी महीने के 600 रुपये। वहाँ से मैंने अपना करियर कह सकते हैं शुरू किया। फिर जब तक वो बैंक लोन क्लियर नहीं हुआ, मुझे वहीं काम करना पड़ा। मैंने 3 साल वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। वरना कपड़ों की दुकान में देखो, इज्जत नहीं होती, रिस्पेक्ट होती है ना, फ्यूचर होता है। तो फिर मैंने सोचा कि आगे बढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा भैया। तो फिर वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी। मैंने कॉलेज, इंटर कॉलेज ज्वाइन किया, और फिर मैं वहीं से ट्यूशन्स पढ़ाती थी। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना। ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते मुझे लगा कि ये ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जॉब है ये काम से। तो फिर मैंने कपड़ों की दुकान में जाना बंद कर दिया। मैं ट्यूशन्स पढ़ाने लगी। वहाँ से फिर मुझे एक स्कूल भी मिल गया। मैं स्कूल में टीचर थी। दैट टाइम आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश और तेलुगु लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज मैं पढ़ाती थी। एक सप्लीमेंट्री करके आता था उस टाइम, मंडे मॉर्निंग, गलीवर्स ट्रैवल्स, ये सारी किताबें, बच्चों को कहानियाँ सुनाना, है ना, इंग्लिश पढ़ाना, ये था मेरा फोटे। तो वो करते करते एक 2007-8 की बात है, तब एकदम इंडिया में कॉल सेंटर्स का बड़ा बूम आ गया था। है ना, हर जगह कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। मैंने सोचा चलो हम भी किस्मत आजमाते हैं। तो 12th पास हो गई थी मैं, 12th हो गया था भगवती की कृपा से, क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर थी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे ही थे। तो फिर उस बेसिस पे मुझे एक छोटे से कॉल सेंटर में जॉब लग गई। तो वैसे मैं टीचिंग फील्ड से निकल के कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आ गई। और जब आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आ ही जाते हो तो फिर आपको पता चलता है कि कौन सी अच्छी कंपनी है, कौन सी कहाँ पे आपको करना चाहिए फ्यूचर के हिसाब से। तो फिर ऑब्वियसली मैं 1-2 कंपनी बदली भी। पहले छोटी कंपनी में करती थी, फिर होते होते फिर मैं MNC मल्टीनेशनल कंपनीज में आ गई, और आज मुझे कॉर्पोरेट में 14 साल हो गए हैं। और अच्छी पोस्ट पर हो आप। मुझे लगता है हम तो कुछ आई नहीं। ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने बोला ना, शुरुआती स्ट्रगल जो होता है वो आसान नहीं होता। मेहनत जीवन में हर किसी को करनी पड़ेगी, और ये मैसेज सबके लिए है। अगर आप शुरुआती तौर पे शुरुआती दिनों में मेहनत नहीं करोगे तो आगे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है पहले ही मेहनत कर लो, ताकि आगे जाके सुकून की जिंदगी हो, है ना। ऐसा नहीं कि आज हमारा जीवन सुकून का है ना, लेकिन एक तसल्ली है कि
कम से कम मैं बेटर हूँ दूसरे मतलब ये है कि कुछ आ रहा है से। तो नमक तेल तो चल ही रहा है सबका। तो ये होता है थोड़ा। अच्छा, आप ट्रांसजेंडर हो ऐसा आपको कब पता चला? बचपन से ही ये फीलिंग थी मुझे। बचपन से ये लगता था कि मैं अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं यूनिक हूँ, मुझे ऐसे लगता था। एक जर्नी होती है ये, जो ट्रांजिशन करवाते हैं उन लोगों की एक जर्नी होती है। पहले मुझे लगता था कि शायद मैं गे हूँ, फिर मुझे लगता था कि शायद मैं बाइसेक्सुअल हूँ, है ना। तो ये सब जर्नी होती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं आप अपने बारे में जानते हो। व्हेन यू लर्न अबाउट योरसेल्फ, दैट्स व्हेन यू रियलाइज। तो ये एक जर्नी होती है। धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं एक औरत हूँ। तो फिर जब मुझे मौका मिला, जब मुझे ये लगा कि अब समय आ गया है खुद को बदलने का, ट्रांजिशन कराने का, तब फिर मैंने सारी सर्जरीज कराई। उससे पहले कुछ हुआ भी मेरे साथ हादसा, और फिर उस टाइम मुझे सर्जरी करने का फ़ैसला लेना पड़ा कि अब समय आ गया है। तो फिर मैंने सर्जरीज वगैरह कराई और फिर अपना ट्रांजिशन शुरू किया। 2020 में लॉकडाउन के समय मैंने अपनी सर्जरीज करवाई थी। और फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हाँ, शुरुआत तो 2020 का अक्टूबर का टाइम था, जो लॉकडाउन का समय चल रहा था, और नवरात्रे थी, शरण नवरात्रि चल रही थी, अष्टमी का दिन था। तो मैं व्रत वगैरह, मेरा जैसे नॉर्मल पूजा पाठ व्रत करके शाम को, लॉकडाउन के टाइम पे ऐसे था कि शाम को 2 घंटे के लिए आपको बाहर जाओ और जो भी ज़रूरी सामान है खाने पीने का आप लेकर आ जाओ। उसके बाद ऐसे हो जाता था जैसे कर्फ्यू लग गया हो। तो वो 2 घंटे के लिए मैं बाहर गई, व्रत चल रहे थे, मैंने सोचा कुछ फ्रूट वगैरह खरीद लूँ पूजा के लिए भी। तो मैं जब बाहर निकली तो मुझे 4 लड़कों ने किडनैप कर लिया। अच्छा। उसके बाद मेरे साथ उन्होंने रेप किया। जब भी ये बात मेरे दिमाग में आती है कि उस दिन क्या हुआ था, तो पता नहीं मेरी सांसें फूलने लगती हैं और मैं बहुत नर्वस शायद फील करती हूँ। मेरा रेप किया गया, मतलब उन्होंने मंकी कैप पहना हुआ था और बहुत ज़्यादा उनकी गाड़ी में से स्मेल, स्मोक वगैरह, शायद नशा वगैरह कर रखा था। तो मुझे वो लोग ले गए कहीं सुनसान जगह पर, मुझे नहीं पता, लॉकडाउन का टाइम था। एक तो मैं घबरा गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर उसमें से जो एक था वो कह रहा था कि मुझे तो लड़की चाहिए। वो अपनी ठेठ भाषा में कह रहा था, मन ने तो छोरी चाहिए, ऐसे बोल रहा था। तो एक कहता कि तो क्या हुआ, हम इसी को लड़की बना देते हैं, अभी तेरे लिए लड़की बना देंगे। तो मेरे टांगों के बीच उन लोगों ने पूरा ऐसा काट दिया मेरा शरीर। अच्छा। और मेरे टांगों के बीच 6-7 इंच का उन्होंने घाव बनाया और वहाँ पर मेरा रेप किया गया। और मेरे शरीर पे, मेरे जेनिटल एरिया के पास पूरे 55 स्टिचेस लगे हुए हैं। उतना मेरा शरीर पूरा कट गया था हर जगह से। उसके बाद मुझे वहीं रोड पे ही मरने के लिए छोड़ दिया। किसी भले इंसान ने मुझे वहाँ से हॉस्पिटल में, पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। और जब मुझे होश आया तब मैंने मेरे ऑफिस के मेरे मैनेजर को कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम कुछ नहीं करवाएंगे, हम बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे। तो फिर वहीं से मुझे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और उस समय मुझे सर्जरी का फ़ैसला लेना पड़ा। और फिर मैंने अपनी सर्जरीज करवाई। अभी हार्मोन थेरेपी तो मैंने 2-2.5 साल पहले शुरू करी। अच्छा। फिर अभी हार्मोन थेरेपी भी चल रही है। अच्छा। तो वो समय आसान नहीं था। सर्जरी हो गई, लॉकडाउन का समय था। अब मैं 54 स्टिचेस लेके घर पहुंची। कैसे? डॉक्टर ने बोला कि आप डिस्चार्ज होके चली जाओगी तो अपना ध्यान रख लोगी। मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगी, नो प्रॉब्लम डॉक्टर, आई विल टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। तो ऑफिस की तरफ से बहुत सपोर्ट वगैरह जो भी था, इंश्योरेंस हो गया, लीव्स हो गए, वो सारा सपोर्ट ऑफिस की तरफ से मुझे मिला। तो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, मैंने कैब करी और मैं बैठ गई। बैठ के मैं हॉस्पिटल से घर आ गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बैठना नहीं है।
जो Stitches में। हाँ, जो स्पीड ब्रेकर्स थे हमारी दिल्ली की, इतनी खूबसूरत सड़कें, गड्ढे खड्डे, बस वो इन खराब सब हो की गए। वजह से मेरी स्टिचेस खुल गई। मैं घर पहुंची, अगले दिन सुबह जो ड्रेसिंग करने के लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि डेली सुबह आपको ड्रेसिंग करनी है, तो जैसे मैंने ड्रेसिंग करने के लिए देखा वो हटा के, तो बस मुझे खून और मांस दिख रहा था। अकेले हो, लॉकडाउन का समय, कोई नहीं है आसपास। इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो कि आपके शरीर में कुछ बचा ही नहीं, और मैंने घर वालों को बताया नहीं था क्योंकि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दूसरी चीज़, एजड लोग को ट्रैवल करना भी अलाउड नहीं था उस समय लॉकडाउन में के नहीं टाइम। था। तो मैंने घर वालों को बताया नहीं। मेरे घर वालों को पता चलेगा तो मैं क्या बोलूँगी कि क्या कुछ हो गया मेरे साथ। तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं 5 मिनट के लिए तो अपने सेंसस में नहीं थी। तो फिर उसके बाद जब मैं अपने सेंसस में आई तो फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया। मैंने बोला डॉक्टर मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या सर्जरी हुई है? तो उन्होंने बोला क्या हो गया, मुझे फ़ोटो भेजो। तो मैंने फ़ोटो खींच के उनको भेजी। उन्होंने बोला कुछ तो गलत हुआ है, तू वापस आ जा हॉस्पिटल। फिर मैं कैब करके वापस गई हॉस्पिटल। जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि तेरी स्टिचेस खुल गई बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। मेरी फिर से दोबारा सर्जरी हुई, और वो सर्जरी हुई 2 दिन बाद। उस समय तो डॉक्टर ने क्या किया, हाँ अभी तो मैं 2 दिन बिजी हूँ तो फिलहाल के लिए मैं स्टेपल कर दूंगा। और जो उन्होंने मेरे शरीर पे स्टेपल किया और जो मेरी चीखें निकली वो शायद हॉस्पिटल के बाहर तक गई होंगी। और फिर 2 दिन मैं स्टेपल में रही। तीसरे दिन फिर मेरी दोबारा सर्जरी हुई, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि तू जाएगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करेगी, तू यहीं रह। तो मुझे सेकेंड टाइम उन्होंने 3 वीक्स मुझे हॉस्पिटल में रखा। मेरी स्टिचेस 80% हील हो गई थी। उसके बाद फिर मुझे डिस्चार्ज देके मुझे घर भेजा गया। वो एक यूरिन बैग अलग से लगा हुआ था। यूरिन बैग लेके मैं घर पहुंची। मैंने एक ऑनलाइन से, उस टाइम भी ये ऑनलाइन का बहुत बढ़ गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लोग सब कुछ ऑनलाइन ही मंगा रहे थे। मैंने ऑनलाइन एक ऐसा फैंसी सा बैग मंगा लिया। तो उस बैग में मैं अपना यूरिन बैग रख के मैं बाहर जाती थी कुछ भी सामान खरीदने, क्योंकि कोई नहीं था। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि आगे जाके सर्जरी करवाएं, ट्रांजिशन करवाएं, मेरा एक सजेशन होगा कि ऐसे किसी इंसान को अपने साथ हरदम रखना जिसने ये सब कुछ देखा हुआ है या झेला हुआ है, वरना अकेले नहीं कर पाएंगे। सर्जरी अकेले ये आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। एक नया जन्म आपका होता है। तो ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि भगवती ने या बाबा महाकाल ने मुझे बचाया, क्योंकि हर इंसान के जीवन का एक पर्पस होता है। अगर आप जीवित हो तो अभी आपको और बहुत कुछ करना बाकी है ना? वो मूवी का डायलॉग है ना, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। मैं खुद को कंट्रोल करके बैठी हूँ, आप ऐसे मत करो वरना मैं भी इमोशनल। आपने उनकी कंप्लेंट नहीं करी जिन्होंने रेप किया आपके साथ? क्योंकि मैं इतना डर गई थी। उन लोगों ने मंकी कैप्स पहने हुए थे तो मुझे चेहरे वगैरह याद नहीं थे, तो क्या ही केस करते। वैसे ही लोग कोरोना की वजह से परेशान और डरे हुए थे, तो वो कुछ हुआ नहीं।
क्या करेंगे मैम केस करके, कोई फ़ायदा नहीं है, बेफालतू में फिर वो लोग आपके ऊपर दुश्मनी कर लेंगे, है ना, आज तो रेप कर दिया कल को मर्डर कर देंगे, इस तरह मुझे डरा दिया, डराया गया। फिर छुपा लिया उस चीज को। हाँ, उन्होंने और दबा मैं अकेली रहती हूँ। मेरे माता पिता दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो मैं उनको हर महीना कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भेजती हूँ, उनके खर्चों के लिए भी पैसे। तो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। अच्छा, बचपन और परिवार का साथ जो आपका समय बीता वो कैसा रहा? मेरा बचपन बहुत अच्छा था। उसका कारण है मेरे माता पिता। चाहे जो भी थी, जैसी भी थी, मैं उनकी औलाद हूँ। उन्होंने मुझे डिसोन नहीं किया। ये बहुत कम ट्रांसजेंडर्स के साथ होता है कि लोग अपने बच्चों को इतना टॉर्चर कर देते हैं। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, कह के। सगे संबंधी उनको ताना देते हैं, मामू, मीठा, छक्का, हिजड़ा, ये सब कुछ कहते हैं, मीठे चावल, है ना, चवन्नी कम। मुझे ये बोला जाता था, चवन्नी कम। अच्छा। मतलब एक मर्द से कम, 1 रुपए से कम, चवन्नी कम, ऐसे। तो ये सब कुछ मैंने भी सुना है। तो ये सब कुछ तानों की वजह से घर वाले अपने बच्चों को या तो भगा देते हैं, घर में से निकाल देते हैं, या फिर ताने बर्दाश्त न कर सके वो खुद ही भाग जाते हैं, या कुछ कर लेते हैं, या अपने साथ कुछ कर लेते हैं। अब एक इमेजिन करिए 12-13 साल का बच्चा जो खुद को रियलाइज़ करता कि वो अलग है, वो इस दुनिया में, इस कलयुग में जहाँ पे हर जगह एक हैवान बैठा हुआ है, उसके साथ देह व्यापार हो सकता है, उसको भिक्षा व्यापार में डाला जा सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। आजकल तो बच्चों की किडनीज वगैरह निकाल लेते हैं, क्या कुछ होता है, वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। तो इस डेंजरस दुनिया में वो बच्चा 12 साल का, जिसके पास रोटी ना कपड़ा ना मकान, वो अकेला, तो वो क्या करता। तो मेरी अच्छी किस्मत ये है कि मेरे माता पिता ने मुझे डिसोन नहीं किया। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने घर पे रखा, है ना, मुझे पढ़ाया, 10वीं तक मेरी पढ़ाई कराई, और फिर उसके बाद मैं काम भी करती रही। मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आ गई, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। उसके बाद कुछ जीवन में ऐसे सिचुएशंस आए जिसके वजह से मुझे घर छोड़ना पड़ा। बचपन मेरे घर के हद तक बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया, ना कभी मुझे डिसोन किया। लेकिन लोगों से, रिश्तेदारों से, नेबर्स से ये सब कुछ होता था। ताने, बातें सुनना, टॉर्चर करना, ये सब कुछ होता था। भाई भी आपके पास? हाँ। और बहन भी है? हाँ। बहन के साथ सबसे बड़ी बहन है, फिर भैया है, फिर मैं हूँ। बहन कैसी है आपके साथ? बहन तो मतलब हम दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी हैं, कद काठी, हम बिल्कुल एक जैसी। हम लोग साड़ियाँ भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा। है ना। अब जैसे मैं कोई वीडियो डालती हूँ, रील डालती हूँ, वो देखती हैं तो कहती हैं ये तेरी साड़ी बड़ी अच्छी है बहन, मुझे दे दे। अच्छा। तो फिर मैं उनको भेज देती हूँ ऐसे। तो हम लोग का साइज वगैरह, ब्लाउज एकदम फिटिंग विटिंग सब सेम है। तो मैं और मेरी बहन ऐसे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू, है ना। हम शरीर आत्मा ऐसे हैं, ना उनसे कुछ छुपा मेरे जीवन का, ना उनके जीवन का कुछ छुपा मेरे लिए। हम दोनों 2 जिस्म 1 जान है। सपोर्टिव रही वो आप बहुत ज़्यादा। बड़ी बहनों का ना बात अलग होती है। हाँ, मेरी बड़ी बहन मम्मी के बाद, माँ के बाद मेरी माँ की तरह ही है। मेरी भी बड़ी बहन ऐसे ही है। हाँ। मतलब माँ तो है ही है, पर माँ से भी ज़्यादा वो बातें समझती है और समझाती भी है कि हाँ यहाँ पर तुम गलत हो। अब मैं तो खैर 35 की, वो 52 की है। अच्छा। तो एज डिफरेंस तो है, पर वो मुझे बहुत समझाती है। हाँ। आपको लगता है क्या आज भी समय बदला है? हाँ, जब हमारा टाइम था, मैं एज नहीं बताऊंगी लेकिन मैं बहुत पुरानी हूँ। लगता नहीं रहा, मुझे तो आप 30 के लग रहे हो। हाँ, ऐसे ही सोच के चलते हैं, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जब मैंने समय देखा, जब मैंने सोचा था कि मुझे ट्रांजिशन करना है, मैं ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से हूँ। मैंने अपने बचपन में ब्लैक एंड वाइट टीवी देखी है ना। तो मैं उस एरा की हूँ। वहाँ से निकल के हमने लैंडलाइन फ़ोन देखा, हमने 1100 देखा, नोकिया। मेरा पहला फ़ोन वही था, नोकिया का 1100, जिसमें स्नेक गेम होता था। तो वो फिर वहाँ से स्मार्टफोन आ गया। तो एक एरा पूरा हमने देखा है, ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल। अब तो स्मार्टफोन आ गए, AI आ गया, क्या क्या हो गया भैया आजकल तो, है ना। AI जनरेटेड फोटोज आ रही हैं।
तो वहाँ से हमने यहाँ तक की जर्नी देखी है। तो पहले इन्फॉर्मेशन नहीं था, ना सपोर्ट था, हमको पता नहीं था कि कहाँ जाएं, किससे मिले, किससे बात करें। जैसे मैंने बोला, लक्ष्मी माँ को सिर्फ देखते थे हम टीवी में, और हमारा सपना होता था हर कि किसी का सपना कभी है जीवन वो। में मैं उनसे मिल पाऊंगी, है ना। आज तो भगवती की मेरी इतनी कृपा है कि उनका सर पे हाथ है, और हर चीज़ में, हर कदम पे वो मेरे साथ हैं, और हर बात में वो मेरी मेंटोर हैं, मुझे हर चीज़ की सलाह देती हैं। तो बहुत कुछ सीख रही हूँ उनसे। अभी लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी भी है, क्योंकि जीवन में पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, है ना। सीखते ही रहो, यही जीवन है। तो हमारे टाइम पे ना इन्फॉर्मेशन था, ना कोई सपोर्ट सिस्टम था, NGOs ये सब कुछ नहीं था, है ना। या फिर ये सोच लो कि शायद मैं इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में नहीं थी, है ना। आई वॉज इन अ क्लोजेट, आई वॉज इन अ बॉक्स, मैं तालाब का मेंढक थी शायद, मुझे पता नहीं था बाहर की दुनिया का। आजकल बहुत सपोर्ट है, इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ का एक्सेस है अंबानी जी की कृपा से, है ना। इंटरनेट इतना फैल गया है कि किसी गांव में कोने में बैठा हुआ बच्चा भी अगर जानना चाहे तो उसको हर एक इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन के ज़रिए अपने हाथों में मिल जाएगी। ये ट्रू है ना। हाँ। समय बहुत बदल गया है, नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड इतनी मूवीज़, प्राइम वीडियो हो गया, है ना, वेब सीरीज, बहुत इंफॉर्मेशन मिल रहा है लोगों को, और उससे उन्हें इस वजह से अब एक्सेप्टेंस भी बढ़ गया है। अगर आप देखो, जेनजीज जो बच्चे हैं, मिलेनियल्स जो बच्चे हैं, इन लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत है। उनको फर्क नहीं पड़ता आप गे हो, आप लेस्बियन हो, आप ट्रांस हो, हाँ, नहीं पड़ता आजकल। मैंने कन्नाड नहीं पड़ता, वो बस ये सोचते हैं कि इंसान सही होना चाहिए, हाँ बस। और उनको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उससे पहले की जनरेशन देखोगे तो थोड़े ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे बहुत ये सब चीज़ों को बहुत मान्यता दी जाती है ना। अब समय बहुत बदल गया है, बदलाव आ रहे हैं, लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs हैं जो अपनी पॉलिसीज़ में LGBT कम्युनिटी को इंक्लूड करती हैं, इंक्लूड कर रहे हैं अदर में। स्पेशली उनके लिए जॉब्स निकाली जाती हैं, स्पेशली उनके इंटरव्यूज़ के लिए ड्राइव निकाले जाते हैं। गवर्नमेंट भी निकाल रही है। हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। 2014 में जब नालसा जजमेंट आया था, है ना, फिर ट्रांसजेंडर एक्ट हुआ, उसके बाद हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने किन्नर अखाड़े की स्थापना करी, क्योंकि किन्नर जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हट गए थे, उनका वजूद ही खत्म हो गया था। तो किन्नरों के वजूद को फिर से जीवित करने के लिए उन्होंने किन्नरों के लिए किन्नर अखाड़े की स्थापना करी थी। अब जमाना बहुत बदल गया पहले से, लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो है, अभी बहुत कुछ बाकी है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो डॉक्टर लक्ष्मी है वो सिर्फ ट्रांसजेंडर का ही सपना नहीं, जाने कितने ही लोगों का सपना बनी हुई है। सही है। और जैसे मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, लोग कहते हैं मैं पिछले 2 साल से माँ से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। लोग सालों से वेट करते हैं, पता नहीं क्या काल चक्र था, मैं उनसे मिल गई। मेरा बड़ा मिलने का मन था, तो मैं उनकी प्रोफाइल में गई इंस्टाग्राम पे, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, मैंने कम से कम 200-300 लोगों को मैसेज किया होगा कि मुझे माँ से मिलना है, प्लीज़ मुझे माँ से मिला दीजिए, माँ से मिला दीजिए, माँ से मिला दीजिए। हर दूसरे बंदे को मैं मैसेज कर देती थी, तो किसी का रिप्लाई नहीं आता था। एक हमारे कम्युनिटी से ही हैं दीदी जो मुंबई से हैं, उनका रिप्लाई आया। उन्होंने बोला तुझे क्यों मिलना है लक्ष्मी गुरु से? तो मैंने बोला मुझे उनको गुरु बनाना है। तो फिर मैंने अपनी थोड़ी कहानी सुनाई कि मैं ऐसे पढ़ी लिखी हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मेरी सर्जरीज हो गई थी बाय दिन। तो मैंने बोला मेरी सर्जरीज वगैरह हो गई हैं, मुझे उनको गुरु बनाना है। तो उनको लगा कि हाँ ये जेन्यून लड़की है। तो फिर उन्होंने लक्ष्मी माँ से बात करी, तब माँ ने बोला हाँ ठीक है, मेरा नंबर दे दो। तो फिर मुझे वहाँ से उनका नंबर मिला, मैंने कॉल करके बात करी। सब एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए कि फिर मैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, बोले कि तू घर पे आ जा। मैं उनके घर गई, अपनी सारी कहानी सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, मैं तुझे अपने चेला कर लूँगी। तो फिर मैं उनकी शिष्य बनी। 5 साल पहले की बात है। 2.5 साल उन्होंने मुझे परखा, और जैसे मैंने बताया कुछ समय के लिए मैं चेन्नई ट्रांसफ़र भी हो गया था, तो कुछ टाइम में उनसे दूर भी रही। फिर उसके बाद वापस मैं आई, तो अब उनके साथ
मेरा सानिध्य बढ़ गया है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं माँ लक्ष्मी के चरणों में हूँ। माँ लक्ष्मी नहीं, आजकल तो आप भी इंस्टा पे छाए हुए हो और आप भी बहुत लोगों का ड्रीम हो। मैं आपको पता नहीं 3-4 साल से ही फॉलो कर रही थी जी। है, और मेरे लिए तो आप ड्रीम ही थे कि मैं सोचती थी पता नहीं ये पॉडकास्ट कहाँ से खुल गया, और मैंने आपको, मेरे को तो लग भी नहीं रहा था आप आओगे, तो मैंने कॉल किया और आपने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो मेरे लिए भी ड्रीम ही था, आप भी मेरे लिए तो ड्रीम जैसे थे। और मैं तो उसी दिन से उछल रही थी कि आएंगे आएंगे, जितेंद्र से बार बार बोल रही थी। और आप देखिए ना, हमने शायद 3 बार कैंसिल किया, पोस्टपोन होता रहा, है ना। और यू वॉन्ट बिलीव कि आज का भी कैंसिल होने वाला था, बिकॉज मुझे कुछ काम से जाना था बाहर। मैं रेडी हो गई थी, फ्लैट पे ताला लगा के निकलने ही वाली थी, फिर मुझे पता चला कि कैंसिल हो गया जाना, वरना मैं सैटरडे को आने वाली थी। तो मैंने सोचा था मैं जाके मैसेज कर दूंगी कि हम सैटरडे को कर लेंगे पॉडकास्ट, तो ये ऐसे हो गया। ये भी शायद कैंसिल हो जाता, बट भगवती की इच्छा थी कि हम आज मिले। कौन सा ऐसा इंसान है जिसने आपको बार बार टूटने से बचाया, जब आप बहुत परेशान हुए, लगा कि अब और नहीं हो पा रहा मेरे से? तो क्या होता है जीवन में, ये एक चीज़ मैंने सीखी हुई है, क्योंकि मैं MNC में जॉब करती हूँ। जो वेस्टर्न लोग होते हैं, जो वेस्ट साइड के होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग होते हैं, उनमें और हमारे इंडियन लोगों की सोच में ये डिफरेंस होता है। अगर आप वेस्टर्न कंट्री में किसी को पूछोगे, लेट मी आस्क यू दैट क्वेश्चन, आपके जीवन में इम्पॉर्टेंट इंसान कौन है, तो आप क्या जवाब दोगे? माँ बाप या भाई बहन, उन्हीं से रिलेट जवाब होगा मेरा, है ना। हाँ। तो ये 99% इंडियंस का यही है ना। अगर आप किसी को पूछोगे कि तुम्हारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, मेरी माँ है ना, उसने मेरे को जन्म दिया। कोई बोलेगा मेरे पति, अगर शादीशुदा है तो बोलेगी मेरा पति मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे हो गए तो बच्चे बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका जीवन संवारना है मुझे, उसको एक इंसान बनाऊंगी, अच्छा पदवी पे लेके आऊंगी, पोजीशन में लेके आऊंगी। लेकिन ऐसे लोग आपको कोई नहीं मिलेंगे जो बोले कि मेरे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज में यही सिखाया जाता है कि यू शुड फर्स्ट लव योर सेल्फ, यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। और वो करते भी ऐसा, वो करते भी हैं, है ना। हमारे समाज में इसको सेल्फिशनेस बोला जाता है, लेकिन ये सेल्फिशनेस नहीं है। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करोगे, ये सोसाइटी आपको स्वीकार नहीं करेगी। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, ये सोसाइटी भी आपसे प्यार नहीं करेगी। तो खुद को स्वीकारो, खुद की इज्जत करो और खुद से प्यार करो, तभी आप अंदर से खुश हो सकते हो। आप जो भी काम करोगे उसमें सक्सेसफुल बनोगे, बिकॉज यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। मैं कुछ और फ्लो में चले गई। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि ऐसा कौन सा इंसान या घटना जिसने आपको टूटने से बचाया? तो वो मैं खुद हूँ। वो आप खुद हो? क्योंकि मैं MNC में हूँ। मैंने ये सीखा है वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों से कि वो खुद से प्यार करते हैं। जब भी मेरी मुश्किल घड़ी आती थी, मैं यही सोचती थी कि नहीं जयंती, अगर तू इस सिचुएशन में भी जिंदा है, इफ यू आर अलाइव, देन देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कुछ कारण है कि तुम अभी भी जीवित हो। अभी आपको और आगे जाना है, और बहुत कुछ करना है। शायद मेरे हाथों और बहुत कुछ काम होने बाकी हैं, इसीलिए माई ने मुझे अभी तक जीवित रखा, मेरे बाबा महाकाल ने जीवित रखा। मेरे लिए, मेरे जीवन में मैं इम्पोर्टेंट हूँ। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो किसी रिश्ते का क्या फ़ायदा? सही कहा आपने, है ना। हमारे इंडियंस में तो ना खासकर लड़कियों पर बहुत ज़्यादा थोप दिया जाता है। हाँ, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा घसीटा जाता है कि शादी पति से सब कुछ पहले है, या माँ बाप ही सब कुछ है, शादी के बाद पति सब कुछ है, बच्चे हो जाएं तो फिर बच्चों का फ्यूचर संभालना है। औरतें खास करके अपने बारे में सोच ही नहीं पाती हैं। उनका अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं होता। औरतों का तो ये हाल है, अगर मरने जा रही तो 4 रोटी बना जाइए और कपड़े वपड़े सुखा के जाइए। सही है। तो ये हाल है हमारे इंडिया में तो औरतों का, जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको खुद से प्रेम करना पड़ेगा, आपको खुद की इज्जत करनी पड़ेगी, तभी लोग आपसे प्रेम करेंगे। ऐसा कौन सा डर है जो आज भी आपके अंदर जीवित है? अब डर तो कुछ बचा ही नहीं, मुझे नहीं लगता। अब जीवन में इतना कुछ देख लिया है ना, कि अब किसी चीज़ का डर नहीं है। मुझे लगता है मैं कोई भी चीज़ आराम से झेल पाऊंगी। ये रील अभी मैंने कुछ दिन पहले देखी थी। अगर आप अकेले बैठ के खाना खा सकते हो
तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। मैंने तो अकेले में खाना खाया है, अकेले में खाना बनाया है ना। जो लॉकडाउन का समय था, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कुछ कारणवश मैं घर छोड़ दिया था मैंने। तो जब अकेले रहते हो, व्हेन यू स्टे अलोन, मैं ये सजेशन सबको देती हूँ कि कुछ टाइम के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ो, घर से निकलो। वो नेस्ट है, घोंसला है। माँ बाप अपने बच्चों का बहुत देखभाल करते हैं, है ना। तो ये जानवरों में है, आप देखो जानवर एक समय आने के बाद अपने बच्चों को घर से भगा देते हैं, है ना, निकाल देते हैं कि अब खुद से जियो। जब आप अकेले रहते हो, घर छोड़ देते हो, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज योरसेल्फ। तब आपको अपनी शक्तियों का अनुभव होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जीवन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, समाज के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो और बहुत कुछ सीखते हो जब आप अकेले रहते हो। तो ये अकेलेपन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ।